इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनती लोगों से कोशिश करने वालों से बच जाता है। इसीलिए कभी भी बैठे-बैठे इंतज़ार मत करें, बल्कि अपना मेहनत, अपनी कोशिश जारी रखें। जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से लेकर के आए हैं बिहार बीपीएससी टीचर के एग्जामिनेशन के लिए जो जीएस की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। पर्यावरण और हम क्लास 5 की जो बुक है, वहीं से निकाले गए सारे जीएस के क्वेश्चन हैं। और आप जैसा कि जानते हैं, बीपीएससी के द्वारा पहले ही बताई गई है कि शिक्षकों का लेवल बच्चों से ज़्यादा होना चाहिए। तो ज़ाहिर तौर पर है कि जो बुक का जो मेन चीज़ है, वहाँ से पैटर्न है, उसके अलावे भी थोड़ी बहुत हम लोग जानकारियाँ ज़्यादा देने का कोशिश कर रहे हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। आपको इस चैनल से लगातार जीएस के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी व्याकरण सबका आपको तैयारी करवाया जाएगा। और मुख्य रूप से हम लोग क्लास 1 से 5 के लिए जो वैकेंसी है, उसकी तैयारी आपको अपने वीडियो के माध्यम से कराते रहेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या सब हम लोगों का क्वेश्चन दिया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्या क्वेश्चन दिया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय में कितने मंदिर थे? इससे पहले वाले वीडियो जो हम लोग 3 पार्ट ऑलरेडी दे चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जीएस के। अगर आप वो हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के उन तीनों वीडियो को भी आप देख लीजिए और सारे क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट भी करते रहिएगा। इससे पहले में हम लोग देखे थे नालंदा विश्वविद्यालय में कितने प्रांगण थे, और जस्ट उसका अगला है यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में कितने मंदिर थे, तो ये हमारा हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय क्षेत्र क्या कहलाता था? तो धर्मगंज। जो पुस्तकालय का क्षेत्र हुआ करता था, उसको हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय में क्या कहा जाता था? धर्मगंज कहा जाता था। यानी यहाँ पर आपको तमाम तरह की किताबें मिलती थी। और यह आपको धर्मगंज जो पुस्तकालय क्षेत्र था, यह एक 9 मंजिला इमारत थी, जिसकी विषय में हम लोग पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके थे और आपको बता चुके थे। वही चीज यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, धर्मगंज में कितने पुस्तकालय थे? तो धर्मगंज में कुल मिलाकर के 3 पुस्तकालय थे, और उन सभी पुस्तकालयों के नाम भी यहाँ पर दिया गया है, रत्न दधी, रत्न रंजक, रत्न सागर। कुल मिलाकर आपको 3 पुस्तकालय क्षेत्र थे। तीनों पुस्तकालय क्षेत्र जो हम लोगों का था, क्या था? रत्न दधी, रत्न रंजक और रत्न सागर। उसके बाद हमारा है चौथा नंबर कि नालंदा विश्वविद्यालय में कितने द्वार पंडित थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय में 4 द्वार पंडित थे। 4। नालंदा विश्वविद्यालय में कितने द्वार पंडित थे? 4 द्वार पंडित। और ये द्वार पंडित क्या होते थे? ये द्वार पंडित हम लोग किसको कहते थे? मतलब हम लोग नहीं, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में द्वार पंडित किन्हें कहा जाता था? तो हम पिछले वीडियो में इसके विषय में भी चर्चा कर चुके थे कि नालंदा विश्वविद्यालय में अगर आपको एडमिशन लेना था, या वहाँ पर जो भी लोग पढ़ने के लिए जाते थे, तो पहले ही मेन गेट पर ही नालंदा विश्वविद्यालय का जो एंट्री गेट था, वहीं पर ये 4 पंडित हुआ करते थे, जो टेस्ट लेते थे बच्चों को। और जब बच्चे उसमें पास हो जाते थे, तभी उनको एंट्री दी जाती थी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। एक तरह से समझिए एंट्रेंस एग्जाम, जैसे अब एंट्रेंस एग्जाम होता है, वैसे ही उस समय भी एंट्रेंस एग्जाम था। यानी हम लोगों की जो प्राचीन शिक्षण शैली थी, वह काफी सुदृढ़ थी और काफी हाई क्वालिटी की थी। और आप कह सकते हैं उसी के बदले हुए स्वरूप आज भी इस्तेमाल होता है, नया कुछ भी नहीं होता, बस उसी का स्वरूप बना हुआ है। यानी हमारी पुरानी जो संस्कृति है, हमारी जो पुरानी सभ्यता है, वह काफी उत्कृष्ट है और वह काफी अच्छी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां कि नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित कौन कर रहे हैं, या पुनर्जीवित करने में कौन से लोग मुख्य भूमिका निभा रहे हैं? पुनर्जीवित मतलब यह है कि नालंदा विश्वविद्यालय, आपको बताया गया था कि 12वीं शताब्दी तक खंडहर हो गया था। उसके बाद उसको जो है सो पुनर्जीवित बिहार सरकार के जो अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में और जो है सो उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया है ना। उसमें जो है सो महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका तो अब निधन हो गया है, स्वर्गवास हो गया है, और इन्होंने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्रपति के पद से हटने के बाद जो है सो ये नालंदा विश्वविद्यालय में जो है सो उसको पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए। और दूसरे थे नोबेल पुरस्कार विजेता भारत रत्न डॉक्टर अमर्त्य सेन। डॉक्टर अमर्त्य सेन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन दोनों लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने में।
अगला है हमारा छठा नंबर, मगध की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज राजगीर, जिसको हम लोग वर्तमान में अभी राजगीर कहते हैं, राजगीर, उससे पहले गिरिब्रज कहा जाता था, गिरिब्रज, है ना। यह पर्वतों के बीच बसा हुआ क्षेत्र है राजगीर, और अब तो काफी दर्शनीय स्थल के रूप में उसका विकास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में कर दिया गया है, और यहाँ पर अब काफी संख्या में पर्यटक वगैरह आ रहे हैं। अगला देखिए 7 नंबर में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह आपका भागलपुर में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में कहाँ है? मतलब अब तो ये भी खंडहर बन गया, मतलब पहले था विश्वविद्यालय जो था काफी डेवलप, ये आपको भागलपुर जिला में। 8वां क्वेश्चन है, बोध गया किनके लिए विख्यात है? तो बोध गया जो है हमारा किनके लिए विख्यात है? तो वो भगवान गौतम बुद्ध के लिए विख्यात है। गौतम बुद्ध के लिए बोध गया विख्यात है। बोध गया में आप जाइए तो देखिए गौतम बुद्ध का वो जो बोधि वृक्ष वगैरह है वो सब भी है, उनके जो है सो कई सारे स्टेचू वगैरह बने हुए हैं, और वहाँ पर देश विदेश के लोग घूमने के लिए आते हैं, शांति प्राप्त करने के लिए, साधना के लगाने के लिए आया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भगवान महावीर की जन्मस्थली कहाँ है? तो भगवान महावीर की जन्मस्थली वैशाली है। भगवान महावीर की जन्मस्थली कहाँ है? तो यह वैशाली है। यह जैन धर्म से संबंधित है भगवान महावीर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? सिख धर्म के अंतिम गुरु यानी 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह पटना साहिब में हुआ था। पटना साहिब यह आपके बिहार राज्य में पटना क्षेत्र में ही पड़ता है ना। 11वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं अब हम लोग, अब्दुल कलाम का जन्म, पूर्व राष्ट्रपति माननीय अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। आज़ादी से पूर्व इनका जन्म हुआ था, और यह रामेश्वरम में हुआ था। यह हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे महान विभूति हम लोगों के देश में पैदा हुए, जिनके वजह से देश का मान और सम्मान आगे बढ़ा। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रख्यात इंजीनियर थे, है ना, और कई सारा मिसाइल वगैरह बनाए, जिससे कि देश में जो है सो देश का संप्रभुता की रक्षा में मदद मिलती है और देश का मान सम्मान बढ़ता है। इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफर भारत माँ की सेवा के लिए ठुकरा दिए। तो यह हम लोगों के लिए प्राउड की बात है, गर्व की बात है कि ऐसे महान विभूति हम लोगों के देश में पैदा हुए। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुआ, और यह रामेश्वरम जो था सो ब्राह्मणों का क्षेत्र था। बचपन में इनको धर्म, मतलब इनका मुस्लिम धर्म था, इसको लेकर के काफ़ी इनके साथ भेदभाव भी किया जाता था। बचपन काफ़ी गरीबी में भी बीता इनका। अखबार पेपर वगैरह बेच करके जो है सो अपना गुजर बसर किया करते थे, लेकिन बावजूद इसके कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग कोशिश करते हैं, भगवान भी ऊपर वाला, अल्लाह, ईश्वर, गॉड जो भी आप मानते हैं, वो भी आपकी मदद करेंगे। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। अगला हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम की मृत्यु कब हुआ? ये कब मृत्यु को प्राप्त हुए? तो ये 27 जुलाई 2015 है, और यह इनका मृत्यु शिलोंग में हुआ। राष्ट्रपति के रूप में अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति के रूप में कब से कब रहे? क्योंकि अब्दुल कलाम जी का जिक्र आया यहाँ पर, बुक में जो था सो सिर्फ यही था कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्जीवित करने में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, क्लास 5 की जो बुक है पर्यावरण और हम, उस बुक में सिर्फ यही दिया गया था अब्दुल कलाम के विषय में, वह पुनर्जीवित करने में योगदान दे रहे हैं। उनसे रिलेटेड और भी जो संभव हमको लगा कि जो जो प्रश्न आपके लिए आवश्यक है, उन प्रश्नों को भी हम लोग यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। वो राष्ट्रपति के रूप में 2002 से 2007 के रूप में रहे। ये आपके जो थे अब्दुल कलाम जी, यह अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री जब थे, तो उन्हीं के मतलब प्रस्ताव से उनको राष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाया गया था, और वह राष्ट्रपति बने थे 2002 से 2007 में। और वह स्वतंत्र भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। 11वें हम ब्रैकेट में लिख दिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल उनका 2002 से 2007 था। 11वें राष्ट्रपति थे, और वह पेशा से एक क्या थे? इंजीनियर थे। 14 नंबर में आइएगा, सम्मान। राष्ट्रपति हमारे जो पूर्व थे APJ अब्दुल कलाम जी, उनको क्या क्या सम्मान प्राप्त हुआ था? तो भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। यह प्रश्न भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि
भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार क्या है, तो वह भारत रत्न है। उसके बाद पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सभी पुरस्कार उनको मिला था। इन सभी पुरस्कार से उन्हें पुरस्कृत किया गया। इनका निकनेम यानी उपनाम जिस नाम से यह जाने जाते हैं, तो मिसाइल मैन, मिसाइल मैन के नाम से यह जाने जाते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 16 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का राज्य कौन है? सम्राट अशोक किस राज्य से संबंधित है? तो वह बिहार से संबंधित है। और आप जानते हैं कि सम्राट अशोक जो थे वह आपको हिंसक थे, मतलब कहने का ये है कि वो युद्ध वगैरह किया करते थे। बाद में जो है सो वह युद्ध का रास्ता त्याग करके बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है सो तिब्बत, चीन, श्रीलंका तक उन्होंने किए। सड़क बनवाए, सड़क किनारे पेड़ लगवाए। उसके बाद क्या कहते हैं कि काफ़ी सारे डेवलपमेंट का काम उस समय में वो जो था सम्राट अशोक किए थे। मुख्य रूप से ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। अशोक स्तंभ वगैरह जो है सो बनवाए थे। सम्राट अशोक के स्तंभ, जिसको अशोक स्तंभ कहते हैं, वह कहाँ कहाँ है? वह नंदनगढ़, शौर्या और कोल्हुआ। नंदनगढ़, शौर्या, कोल्हुआ। सम्राट अशोक के स्तंभ कहाँ है? नंदनगढ़, शौर्या और कोल्हुआ में। 18वां क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप, विश्व का सबसे ऊंचा तथा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप यह आपका मोतिहारी जिला के केसरिया में है। गोलघर कहाँ है? तो पटना में। ये तो जानते ही हैं आप लोग, गोलघर पटना में है। और वैसे ये चीज जानते हैं कि गोलघर का इस्तेमाल क्यों, मतलब गोलघर बनाया किस लिए गया था? गोलघर बनाया गया था मुख्य रूप से अनाज को सुरक्षित रखने के लिए, है ना। 20 नंबर में है, देव सूर्य मंदिर कहाँ है? यह औरंगाबाद में है। बिहार में ही औरंगाबाद है। उसी औरंगाबाद में देव सूर्य मंदिर आपका है। यह हमारा 20वां प्रश्न है, देव सूर्य मंदिर कहाँ है? यह औरंगाबाद में है। यह हमारा जीएस का चौथा पार्ट है, चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 पार्ट हम लोग जीएस का बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसके जो है सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के और वीडियो मिलते रहेंगे। मुख्य रूप से आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो है वहाँ से हम लोग प्रश्न निकाल करके निचोड़ बना करके आपको वीडियो लगातार देते रहे हैं और देते रहेंगे। जब तक कि एग्ज़ाम आपका जो है सो बीपीएससी टीचर वाला नहीं हो जाएगा, तब तक आपको वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 21 नंबर में है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? जल मंदिर कहाँ है? तो यह आपका पावापुरी में है जल मंदिर। 22 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किससे हुआ? यानी नालंदा विश्वविद्यालय जो बनाया गया उसको बनाने में क्या क्या मटेरियल लगा है? तो ईंट है, पत्थर है, सुर्खी है, चूना है, उड़द की दाल, छोआ, गोंद। ये सभी थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा। गोंद, छोआ, उड़द की दाल, चूना, सुर्खी, पत्थर, ईंट। इसमें से तो एक ईंट ही ऐसा है जिसका हम लोग अभी घर बनाने में इस्तेमाल करते हैं या थोड़ा बहुत पत्थर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये सुर्खी, छोआ, उड़द की दाल, ये सब तो उस समय की थी, है ना। उसी उसी सब का प्रयोग किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने में, नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में। तो कुल हम लोगों का आज 22 क्वेश्चन है जीएस का। अगले क्वेश्चन के साथ अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।